What's your name? प्रतीक Pratik. या प्रतीक। Nice to meet you. इस एपिसोड में आपको पता चलेगा कि रशिया का वीज़ा, फिर चाहे ई वीज़ा हो कि स्टिकर वीज़ा हो, गुन मारिया। नाम है। दो नाम है। द- आप हिंदी बोलते हो? ओ, जो वॉर के कारण जो शहीद हुए ना रशिया में, ये जो यूक्रेन के साथ जो चल रहा है, जो वर्करों ने चर्च बनाया था ना, एक खूबसूरत सी इमारत बनाई थी ना, आप देख सकते हो, उनको अंधा कर दिया गया था। I am 21. 21। We could have been. Don't go thinking we could be friends. No, you can't break us apart. ये मेरे को इतनी सही चीज़ लगी ना भाई, किधर कोई पैसा देने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे लाइव परफॉर्मेंसेस, ऑर्केस्ट्रा वगैरह देख लो, और पब्लिक देखना, अभी स्टार्ट हो रहा है ना, अभी देखना कितनी भीड़ होगी धीरे धीरे। क्योंकि फुटपाथ पे खड़े रहकर सुनना ही तो है, एंजॉय तो करना है। और यहाँ पे देख लो आप, ड्रिंक्स वगैरह सब मिल ही जाता है, तो हाथ में ड्रिंक्स ले लो और सुन लो लाइव ऑर्केस्ट्रा। इस हिसाब से वक्त बिताती है पब्लिक अपना। वैसे गाइस, सभी का स्वागत करता हूँ एक नए ट्रैवल एपिसोड में, इनफैक्ट एपिसोड नंबर 2 ऑफ दिस ब्यूटीफुल एंड लवली रशिया सीरीज, जिसमें इस एपिसोड में आपको पता चलेगा कि रशिया का वीज़ा, फिर चाहे ई वीज़ा हो कि स्टिकर वीज़ा हो, हम इंडियंस के लिए कैसे आसानी से मिल सकता है और साथ ही साथ डिपोर्टेशन में पंगे ना हो। और भी बहुत चीज़ें बताऊंगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ वीज़ा की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा, नहीं जी, रेड स्क्वायर वगैरह घुमाऊंगा जो कि मेन इलाका है वही मॉस्को में। पिछले एपिसोड में हम घूम नहीं पाए, लेकिन अगल बगल की चीज़ें देखी और साथ ही साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी कि रशिया में इतना सैंक्शंस लगने के बावजूद भी क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और कैसे आप ट्रैवल कर सकते हो, कैसे आप फ्लाइट्स बुक कर सकते हो, कैसे आप हॉस्टल होटल बुक कर सकते हो, कितना महंगा हो चुका है, फलाना डिमकाना, अदर सारी चीज़ें आपको पहले एपिसोड में पता लग गई। अब दूसरा एपिसोड में वीज़ा, रेड स्क्वायर और उसके आसपास का माहौल, शाम के वक्त का, सारी डिटेल्स दूंगा। वैसे रशियन सिटीज़ काफ़ी ज़ोरदार लगती है बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जी। अजय दीवारें, रोड, बिल्डिंग है, वो सब तो ठीक है, लेकिन ऐसे सब चीज़ें रहती है ना पूरे मेटल की और एकदम वैसे कंक्रीट की रहती है ना कि भाई फ़ोन अगर गिर जाए ना, डिस्प्ले टूट जाए, जो मर्जी आपका वो डिस्प्ले पे वो कवर हो, क्या बोलते हैं उसको, ग्लास कवर हो कि जो भी कवर हो, टूट जाएगा, पक्की बात है, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग स्टोन वाली सड़कें रहती है यहाँ पे। वैसे इस देश की पॉपुलेशन की बात करूँ ना, तो 14 करोड़ 30 लाख की टोटल पॉपुलेशन है पूरे रशिया की, और जो मॉस्को है उसकी टोटल पॉपुलेशन 1 करोड़ 30 लाख लोगों की है। और जो मॉस्को सिटी के आसपास का इलाका है, मतलब पूरा जो प्रोविंस अगर की बात करें मॉस्को की, टोटल पॉपुलेशन बन जाती है फिर 21 मिलियन, यानी कि 2 करोड़ 10 लाख की। एंड हियर वी आर द फेमस चर्च ऑफ मॉस्को, जिसके बिना आपकी मॉस्को की ट्रिप अधूरी है, जिसके बिना आपकी रशिया की ट्रिप अधूरी है। क्योंकि जब जब मॉस्को या फिर रशिया का वर्णन होता है तो यही फोटो आपको देखने को मिलता है। सेंट बेसिल्स कैथेड्रल चर्च, जो कि 1555 में बनना शुरू हुआ था और 1561 में कंप्लीट हुआ, यानी कि इसको 6 साल लगे थे। और इसकी भी एक कहानी है, एक मिथ है। जैसे कि माना जाता है कि ताजमहल जिसने बनाया, जो वर्कर थे उनके हाथ काटे गए थे, उसी तरीके से माना जाता है कि जो वर्करों ने चर्च बनाया था ना, एक खूबसूरत सी इमारत बनाई थी ना, आप देख सकते हो, उनको अंधा कर दिया गया था, ताकि कि ऐसा हूबहू या फिर इतना खूबसूरत चर्च, ऐसी मीनार वो दोबारा ना बना पाए। तो इस तरीके से कहानी, अभी वो सच है या फिर मिथ है, वो तो यहाँ के हिस्टोरियंस भी उस बात को लेकर लड़ रहे, तो बता नहीं सकते। वैसे एक कॉम्प्लेक्स था जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे कैथेड्रल्स थे, लेकिन अभी तो सबको एक बना के यूनिफाइड करके एक म्यूजियम कम होली प्लेस बना दिया गया है। और ये जो प्रोमिनाड है, इसी को कहते हैं रेड स्क्वायर। आप देख रहे हो कितना लंबा चौड़ा है। ये रहा क्रेमलिन, जहाँ पे पुतिन बाबा हमारे काम वाम करते हैं, मतलब प्रेसिडेंट्स होम वगैरह जो मर्जी आप बोल दो। और ठीक क्रेमलिन के सामने की साइड जो ये है ना, ये एक शॉपिंग मॉल है जिसको कहते हैं गुम शॉपिंग मॉल, GUM। गम भी बोल दो, गुम भी बोल दो, जो मर्जी बोल दो, हॉलीवुड मूवीज में काफ़ी आई है। और ये जो रेड स्क्वायर है ना, यहाँ पे सुबह हो कि शाम हो, हर टाइम आपको भीड़ मिलेगी, बिकॉज है ही इतनी खूबसूरत। वाह 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 वाह। हाँ जी भैया, तो ये हम बैठ चुके हैं ताकि कि अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ ई वीज़ा के बारे में, स्टिकर वीज़ा के बारे में, और डिपोर्टेशन क्यों होता है हम इंडियंस के साथ, वो भी सारी चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहली बात ई वीज़ा की करते हैं, तो ई वीज़ा के लिए सिंपली आपके पास पासपोर्ट हाथ में होना चाहिए और डेट्स प्लान होने चाहिए, दैट्स इट। कॉस्टिंग की बात करूँ तो 5,500 रुपये के आसपास लगते हैं और 4 वर्किंग डेज़ में आपको आपके ईमेल पे ई वीज़ा मिल जाएगा। बात करूँ मेरे ई वीज़ा की, तो 120 दिन का वैलिडिटी वाला मेरे को ई वीज़ा मिला है और 30 दिन का मैक्सिमम स्टे मैं कर सकता हूँ। इस तरीके से ई वीज़ा होता है। और स्टिकर वीज़ा की बात करूँ तो एक मिनट, पहले ई वीज़ा समझा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद स्टिकर वीज़ा समझाऊंगा और उसके बाद समझाऊंगा दोनों में से बेस्ट कौन सा है आपके लिए और फिर डिपोर्टेशन से कैसे बच सकते हो। ठीक है, तो ई वीज़ा को कंटिन्यू करते हैं। ई वीज़ा का जो वेबसाइट है वो है evisa.kdmid.ru। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाइए, ऑफिशियल वेबसाइट है और वहाँ पे फॉर्म फिलिंग होता है। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है और gmail.com वाला अगर है, जैसे कि मेरा भी सब email gmail.com वाला ही था, तो भाई आ ही नहीं रहा था, वो 1-2 दिन बाद आता है।
तो कृपया करके थोड़ी सी घाई हो ना तो याहू का एक मेल आईडी बना देने का और अंदर रजिस्टर करने के टाइम याहू का मेल आईडी डालने का, ठीक है। मैंने वही किया ऑन द स्पॉट, याहू मेल आईडी बना के वही मैंने रजिस्टर किया। फिर मैंने फॉर्म फिलिंग चालू कर दिया। सबसे पहले आपको आपका फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ पीछे वाइट बैकग्राउंड, वो अपलोड करना है। सेकेंड थिंग, पासपोर्ट का फ्रंट पेज आपको अपलोड करना है। जैसे आप फ्रंट पेज प्रॉपरली अपलोड कर देते हो तो वो सारा डिटेल्स कैच कर लेता है और पूरा भर देता है। आप एक चेक कर लेना, अगर कोई डिटेल गलत है तो वापस वो एडिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पूछते हैं कि पर्पस ऑफ ट्रिप क्या है, तो ऑफकोर्स टूरिज्म लिख देने का और नीचे डिटेल भी पूछते हैं कि डिस्क्राइब करो, तो लिख देने का आई वांट टू टूर रशिया फॉर 10 days 12 days, दैट्स इट, ऐसा कुछ लिख देने का। उसके बाद आता है इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब आप खुद से सब प्लान कर रहे हो, इंडिविजुअल अकेले ई वीज़ा अप्लाई करके होटल हॉस्टल बुक करके वगैरह, या फिर ऑर्गेनाइजेशन है कोई। अभी यहाँ पे ई वीज़ा में मैंने ऑर्गेनाइजेशन डाली थी, वही कंपनी डाली थी जिससे मैंने ट्रैवल इंश्योरेंस भी लिया था, तो जिसके कारण ये एक बेनिफिट हो जाता है। मैंने ऑर्गेनाइजेशन डाला, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, एड्रेस, वो सब आप डिटेल्स मांगोगे ना तो वो आपको सब डिटेल्स दे देते हैं, जिससे आप फिर वो फॉर्म में भर सकते हो। उसके बाद आपका रशिया का इंश्योरेंस पूछा जाएगा, जो कि मैंने आपको कहा कि मैंडेटरी है, वो पहले लेना, उसके बाद ये सब चीज़ें करना। तो रशियन कंपनी से इंश्योरेंस वगैरह लेके वो जो नाम और डिटेल्स, जो भी इंश्योरेंस नंबर रहेगा वो सब डिटेल्स भरना है। आपको रशियन कंपनी से ही बुक करना पड़ेगा। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ और वो लिंक कितने काम की है मैं आपको लाइन सर बताऊँगा। सबसे पहले ट्रैवल इंश्योरेंस मिलेगा आपको आपके डिज़ायर्ड डेट्स के हिसाब से, मतलब मान लो 10 दिन हो रशिया, 10 दिन के हिसाब से ट्रैवल इंश्योरेंस ले लेना। 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, बिकॉज अंदर मेरा कूपन कोड भी है डिस्क्रिप्शन में, तो आपको 10% स्ट्रेट अवे डिस्काउंट मिल जाएगा। सबसे चीपेस्ट आपको ट्रैवल इंश्योरेंस रशिया ट्रिप के लिए मिल जाएगा। और ट्रैवल इंश्योरेंस तो मैंडेटरी है भाई, फिर चाहे आप स्टिकर वीज़ा लो कि ई वीज़ा लो, यहाँ के लोकल कंपनी से ट्रैवल इंश्योरेंस ले लेने का वो मैंडेटरी भी है और सस्ता भी है, बिकॉज नो मैटर आपके पास पूरे वर्ल्ड का 1 साल का ट्रैवल इंश्योरेंस है, लेकिन रशिया में तो सैंक्शंस है, तो हो सकता है कि पंगे हो अगर कुछ क्लेम करना भी हो तो। और सेकेंडली यहाँ का ट्रैवल इंश्योरेंस यहाँ की कंपनी से लोगे तो इमिग्रेशन या फिर ई वीज़ा में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर एक आधी होटल हॉस्टल के डिटेल्स डाल दिए, ज़रूरी नहीं है कि जो आप डिटेल्स डाल रहे हो उसी में आपका बुकिंग लगेगा वगैरह, नहीं, मैं किसी और होटल का बुकिंग डाला और रह किधर और रहा हूँ, समझ रहे हो ना बात को। उसके बाद आता है कि लास्ट 3 सालों में आपने कौन सी कंट्रीज़ विजिट करी है, तो उसके सब नाम लिखने हैं। उसके बाद पूछते हैं कि आपके पापा की डिटेल्स दो, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर वगैरह। उसके बाद मम्मी का डिटेल्स दो, ये सब पूछा जाता है। उसके बाद आप स्टूडेंट हो कि जॉब करते हो, अगर जॉब करते हो तो एम्प्लॉय डिटेल्स, अगर स्टूडेंट हो तो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो, सब वो उस हिसाब से डिटेल्स। यस या नो वाले कॉलम रहते हैं ना, कि आप पे कोई क्राइम तो नहीं है, आप किसी मिलिट्री से कनेक्टेड तो नहीं हो। अगर नो है तो ऑफकोर्स सब नो करके बस पेमेंट कर देने का 5,500 रुपया। विद इन 4 वर्किंग डेज आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगा आपको ई वीज़ा। अब बात करते हैं क्या ई वीज़ा लेना चाहिए या फिर स्टिकर वीज़ा कराना चाहिए। तो भाई साहब ऐसा है कि मैं डेटा के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जो भी पिछले महीनों में या फिर पिछले 1-1.5 सालों में डिपोर्टेशन का सीन हुआ है ना, 90 से 95% वो लोग डिपोर्ट हुए जिनके पास ई वीज़ा। स्टिकर वीज़ा का फ़ायदा ये रहता है कि डिपोर्टेशन के चांसेस कम होते हैं, और उसके पीछे भी एक रीज़न है। ई वीज़ा में ही डिपोर्टेशन हुए, फिर चाहे यूट्यूबर का डिपोर्टेशन होना हो या फिर ग्रुप्स का डिपोर्टेशन होना हो, 1.5 2 दिन उनको रखा गया था डिपोर्टेशन रूम में एयरपोर्ट में, और पासपोर्ट ले लिया था, फिर वापस उनको इंडिया भेजा गया था, बिकॉज दे ऑल हैड ई वीज़ा। और सेकेंडली जो भी यहाँ पे बुकिंग थी ना उनकी रशिया में, तो कोई ट्रैवल एजेंसी वगैरह नहीं थी, खुद से थी। हालांकि मैंने भी खुद से करी ऑस्ट्रावॉक वगैरह ऐप से, जैसे कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में समझा चुका हूँ, लेकिन मैंने वही कहा ना कि मेरा फाइल स्ट्रॉन्ग है, साथ ही साथ ही मेरा 3rd टाइम है रशिया, साथ ही साथ मेरे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रशियन कंपनी से रिलेटेड थे, तो मेरे माइंड में प्रिपेयर था कि कोई दिक्कत होने नहीं वाली। अगर पूछेंगे भी तो आई नो माई आंसर्स। अभी आप पूछोगे कि प्रतीक भाई ई वीज़ा वाले डिपोर्ट क्यों हुए और स्टिकर वीज़ा वाले डिपोर्ट इतने क्यों नहीं हुए, तो इसका रीज़न ये है कि स्टिकर वीज़ा तभी आपको मिलता है जब भी आपके पास इन्विटेशन लेटर होता है यहाँ के लोकल कंपनी का, और जब इन्विटेशन लेटर होता है इसका मतलब एक वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो गया। मैंने आपको कहा था ना कि किसी रशियन कंपनी का एक डॉक्यूमेंट, 1-2 डॉक्यूमेंट, जो भी जितना भी डॉक्यूमेंट है तो वो फ़ायदेमंद होता है, सवाल जवाब इतने फिर होते नहीं है। तो सिंस स्टिकर वीज़ा के लिए इन्विटेशन लेटर लगता है यहाँ की लोकल कंपनी का, डिपोर्टेशन के चांसेस ना के बराबर होते हैं, और ई वीज़ा में इन्विटेशन लेटर लगता ही नहीं है, जिसके कारण वो फिर दूसरी चीज़ें चेक करते हैं। अब बात करते हैं स्टिकर वीज़ा की, क्योंकि एज आई टोल्ड यू, अगर डिपोर्टेशन का खतरा नहीं चाहिए, आपका पासपोर्ट इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और आप समझते हो कि भाई मैं मुंबई या दिल्ली या कलकत्ता या चेन्नई तो रहता हूँ जहाँ पे एम्बेसी भी है, ईजी आई कैन अप्लाई एंड ईजिली आई कैन गेट स्टिकर वीज़ा तो भाई आपको स्टिकर वीज़ा ही लेना चाहिए, और ये 5 से 15 दिन के बीच में आता है। एंड इसका एक बेनिफिट ये है कि 60 डेज़ के लिए रहता है। ई वीज़ा वैलिडिटी 30 डेज़ के लिए रहता है, इसमें आप 60 डेज़ तक रुक सकते हो, मतलब बड़ा ट्रिप करना है, लॉन्ग ट्रिप करना है तो स्टिकर वीज़ा इज़ बेस्ट। और इसकी
अगर कॉस्टिंग की बात करूँ तो 6,500 रुपये के आसपास इसकी कॉस्टिंग रहती है, एम्बेसी फ़ी वगैरह, और 1,500 रुपये के आसपास आपका इन्विटेशन लेटर का लग जाता है। तो थोड़ा सा हल्का सा कॉस्टली रहता है एज़ कम्पेयर टू ई वीज़ा, लेकिन सेफ़ एंड सिक्योर वाला ऑप्शन ये रहता है। अगर आपका पासपोर्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आपके पासपोर्ट में एक स्टिकर चाहिए, मतलब वीज़ा चाहिए, अगर आपको लगता है कि नहीं भैया मेरे को ट्रिप करनी है, बड़ी ट्रिप हो कि छोटी ट्रिप हो, लेकिन डिपोर्टेशन का खतरा का सामना नहीं करना है, व्हाट आई मीन टू से। सो इसके लिए जो है सबसे पहला स्टेप है कि आपको डेट्स पता होने चाहिए कि आप कौन से डेट्स को ट्रैवल करने वाले हो। नो योर डेट्स। सेकेंड स्टेप है नो योर होटल या हॉस्टल। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आप बुकिंग करो, सिर्फ एक प्लान कर दो कि मॉस्को में इधर रुकूंगा, सेंट पीटर्सबर्ग में इधर रुकूंगा, कजान में इधर रुकूंगा। होटल हॉस्टल के नाम डिसाइड कर लो। थर्ड स्टेप आता है इन्विटेशन लेटर अप्लाई करना। कहाँ से? अजी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, वही कंपनी से, वही एक स्टॉप मात्र वैसा है जहाँ पर ट्रैवल इंश्योरेंस मैंने भी लिया, ठीक है। वहाँ से आप इन्विटेशन लेटर भी ले सकते हो, और भी चीज़ें बताऊँगा। खैर, तो आपने इन्विटेशन लेटर के लिए अप्लाई कर दिया वहाँ पे, और डेट्स डाल दी और होटल हॉस्टल के डिटेल्स डाल दिए। विद इन सेम डे आपको $15 चार्ज लगेगा, और उसमें 10% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, क्योंकि मैं कूपन कोड दे रहा हूँ। बहुत काम की लिंक है, बहुत काम की वो कंपनी है, लोकल कंपनी, बिकॉज काफ़ी सालों से मैं जानता हूँ इनको। इनफैक्ट 3 बार विजिट करा, और तीनों बार में जब काम पड़ा है इन्हीं से मैंने करवाया है। तो ये एक विश्वासु कंपनी है, क्योंकि काफ़ी सारी फेक कंपनीज़ भी है इधर। तो ये एक विश्वासु कंपनी है जहाँ पे आप इजीली ये सब चीज़ें प्राप्त कर सकते हो। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि इन्विटेशन लेटर आपको आ गया सेम डे का। अब इन्विटेशन लेटर में रहता है रजिस्ट्रेशन नंबर और रेफरेंस नंबर, ऐसा कुछ ये रहता है, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप आता है आपको अप्लाई करना वीज़ा। तो जैसे ई वीज़ा का वेबसाइट था evisa.kdmid.ru, उसी तरीके से स्टिकर वीज़ा की वेबसाइट है वीज़ा, ई वीज़ा नहीं, visa.kdmid.ru। आप फॉर्म भरो, सिंपल फॉर्म है, उसका कोई ज़्यादा वो फॉर्म नहीं है। अंदर इन्विटेशन लेटर की डिटेल्स लगेगी कि आपको इन्विटेशन लेटर का रेफरेंस नंबर और एक आधा वो अपॉइंटमेंट नंबर, आई थिंक कुछ तो रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो क्या है वो आप लिख दो। आपने फॉर्म फिल कर दिया, बस आपको इन्विटेशन लेटर का प्रिंट आउट चाहिए, और सेकेंडली जो आपने फॉर्म भरा है रशिया स्टिकर वीज़ा का, उसका प्रिंट आउट चाहिए। ये दोनों प्रिंट आउट आप निकाल के रेडी रखो। और उसके बाद फिफ्थ स्टेप, आखिरी स्टेप आता है अपॉइंटमेंट लेना। जो एम्बेसी है ना इनकी, रशिया की, वो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई है। तो यहाँ पे तो भाई आप इन हाउस भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब इन हाउस नहीं, सॉरी, जाके भी अप्लाई कर सकते हो कि भाई ये देख लो, मेरे को आप वीज़ा दे दो। अगर आप अलग स्टेट से हो, गांव वगैरह से हो, तो भी आप इनसे इन हाउस यानी कि कुरियर की सुविधा करके कर सकते हो, या फिर खुद ट्रैवल करके कर सकते हो, लेकिन उसके पहले अपॉइंटमेंट लेना होता है ऑनलाइन। तो फिफ्थ स्टेप वही है कि मैं एक वेबसाइट दे रहा हूँ, रशिया डैश ऐसा कुछ तो है, visaembassy.com कुछ तो है, लिखा हुआ रहेगा और डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा। तो आपको सिंपली वहाँ पे जाना है और अप्लाई करना है अपॉइंटमेंट के लिए। आपको विद इन कुछ ही हफ्तों में या फिर कुछ दिन में, कल परसों की भी अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी। और फिर जैसे कि मैंने आपको कहा, इन्विटेशन लेटर का प्रिंट आउट और ये आपका वीज़ा फॉर्म का प्रिंट आउट, ये दोनों लेके जाना, और पैसा लेके जाना जो आपका वीज़ा फ़ी लगेगा ना, आपने वो पे कर दिया। आपको हाँ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लेके जाना, ठीक है। मेरे को अभी याद नहीं है, बिकॉज अभी मैंने ई वीज़ा लिया तो इतना याद नहीं आ रहा है, लेकिन लेके जाना सेफ साइड। और ऑफकोर्स पासपोर्ट 6 मंथ्स वैलिड। तो बस आप अप्लाई करो, और 5 से 15 डेज़ के अंदर आपको मिल जाएगा। आप लेने जाइए वापस पासपोर्ट, या फिर इन हाउस ये क्या बोलते हैं, कुरियर का वो सर्विस कराते हो, क्योंकि वो वेबसाइट जो है ना, 5th नंबर का पॉइंट में जो बोल रहा हूँ स्टेप, उसमें कुरियर का फैसिलिटी का सब डिटेल्स है। तो आप देख लेना, मंडे टू फ्राइडे शाम के 5 बजे तक आप कॉल करके सब डिटेल्स भी ले सकते हो। मतलब सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टिकर वीज़ा सिंपली आ जाता है तो आपको इजी हो जाता है, डिपोर्टेशन वगैरह कुछ नहीं होता है। और ई वीज़ा जैसे कि अगर मेरे जैसा स्ट्रॉन्ग, मतलब तो फिर आपको दिक्कत ही नहीं होगी। ई वीज़ा ईजी हो जाएगा, ईजीली भी मिलता है, और साथ ही साथ खर्चा भी कम आता है। लेकिन हाँ, 30 दिन के लिए रहता है, और एज आई टोल्ड यू, स्टिकर वीज़ा 60 डेज़ के लिए वैलिड रहता है। दोनों की कहानी समझा ली कि कैसे अप्लाई होता है, कॉस्टिंग समझा लिया कैसे अप्लाई होता है, आई मीन कॉस्टिंग क्या लगता है, क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिट नहीं है, सब कुछ बता दिया। लेकिन डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे आप ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हो, उससे आप स्टिकर वीज़ा के लिए इन्विटेशन लेटर ले सकते हो। तीसरी चीज़, पिकअप ड्रॉप सर्विस भी देते हैं, मुझे भी अभी पता चला। मैं तो खैर टैक्सी करके आ गया था एंडेक्स, लेकिन हाँ, मैंने ड्रॉप की सर्विस ले ली उनसे, बिकॉज कभी कभी ऐसा भी होता है कि एयरपोर्ट से तो आप उतर जाते हो, लेकिन फ्रॉड टैक्सी वगैरह, मतलब चांसेस है ना, तो फिर ये पिकअप ड्रॉप सर्विस भी देते हैं। और बाय चांस अगर आपको ऐसा कुछ लेटर चाहिए, मान लो आपने इन्विटेशन लेटर, ट्रैवल इंश्योरेंस लिया, और कुछ ऐसा लेटर चाहिए कि भाई आप इमिग्रेशन से डर रहे हो, मतलब अगर बताना है आपको, तो आप उनको बोल भी सकते हो कि भाई ऐसा कुछ लिख के भी दे दो हमको कि हमने आपसे बुकिंग करा है और हम जेन्युइन ट्रैवलर, मतलब कुछ ऐसा। तो वो आपको एक फॉर्म भी ऐसा कुछ बना के दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ जेस्चर। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, एज सिंपल एज दैट। मैंने जितना हो सके अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, ताकि कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो।
रिगार्डिंग रशियन मतलब रशिया में आकर डिपोर्टेशन से कैसे बचे, ई वीज़ा कैसे मिलेगा, स्टिकर वीज़ा कैसे मिलेगा। समझ रहे हो बात को, समझ गए ना। वैसे मैंने नोटिस करा है कि यहाँ पे भी लोग एनीमे कल्चर बहुत अपना रहे, अडॉप्ट कर रहे हैं। क्योंकि शंघाई जाओ वगैरह उधर तो आपको देखने मिल जाएगा, जापान जाओ ऑफ कोर्स टोक्यो में आपको देखने मिलेगा, लेकिन रशिया में इतना नहीं था पहले। अभी मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे पब्लिक हर जगह टैटू, पियर्सिंग, बाल कलर करना, मतलब काफ़ी सारी लड़कियाँ या फिर लड़के कम लेकिन लड़कियाँ बहुत देखने मिल रही है मेरे को। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि 2 साल पहले या 1.5 साल पहले यूक्रेन का ड्रोन नहीं गिरा था रेड स्क्वायर के आसपास, और थोड़ा सा हुआ था, बस यही वो डोम है। इसी डोम पे वो यूक्रेन का ड्रोन गिरा था और छोटा सा हल्का सा हुआ था। क्या हो गया? हाँ, हाय YouTube? हाँ, या यूट्यूबर। हाँ, आ जाओ, बुला रही है ये जोहरा। वेरी नाइस टू मीट यू। गुलिया, मारिया, तो गुलिया क्यों बोलिया? गुल मारिया। क्या मारिया? गुन मारिया। नाम है। 2 नाम है? आप हिंदी बोलते हो? अरे हाँ, चुचू रूस चुचू हिंदी। अच्छा, हिंदी चुचू आती है, सही है यार। क्या, नाइस टू मीट यू जोहरा, हैव अ लवली ट्रिप। यार इतना बोला ना कि प्यास लग गई, सच कह रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा रिवाइव होना पड़ेगा। आई मीन कुछ पीना पड़ेगा या फिर ठंडा आइसक्रीम कुछ ऐसा मिल जाए। तो भाई साहब ये है तो वेजिटेरियन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेट्स की अगर बात करूँ तो ये सारे फ्लेवर्स है ना, ये 400 रूबल के, और ये जो है पिस्ताशियो ये है 500 का। तो पिस्ताशियो ही खा लेता हूँ भाई, चौको का देख के मतलब अजीब लग रहा था, मैं पिस्ताशियो ही खा लेता हूँ। पिस्ताशियो ओके, चॉकलेट मिल्क ये वाला रख दिया है इधर 500। ऐसा डुबाती भी है देखो चॉकलेट में, क्या बात है। ओए होए होए होए। हाँ चलो जो भी हो भाई, घंटी बज गई वापस। क्या है भाई, कभी 15 मिनट में बजाता है, कभी 45 मिनट में बजाता है, अपनी मर्जी के हिसाब से चलते हैं लोग। जोरदार है अभी भाई। 500 रूबल की आइसक्रीम खा के देखता हूँ क्या ये जोरदार है, क्योंकि इंडियन करेंसी में कितना हो गया भाई, 600 रुपये के ऊपर, 625 650 के आसपास। अभी आपको पता ही है क्या बोलूँगा, इतनी महंगी आइसक्रीम है तो अच्छी होगी, तारीफ ही करूँगा, अच्छी है। वैसे आइसक्रीम खाने में बहुत मज़ा आया, मतलब अब देख रहे हो पिस्ता के इतने सारे टुकड़े, और अंदर जो है एकदम दूध से भरा हुआ है, ऐसा आइस का वो फील ही नहीं आ रहा कि मतलब बर्फ़ के टुकड़े आते हैं ना, एकदम दूध से भरा हुआ है। अब जो है रात के 8:30 बज चुके हैं, फिर भी आप वातावरण देख लो कितना ही बेहतरीन सा लग रहा है ना। इनफैक्ट ठीक मेरे सामने तो सूर्य की किरणें अभी भी दिखाई पड़ रही है। ये हम आ चुके हैं बैक साइड ऑफ सेंट बेसिल कैथेड्रल, जो रेड स्क्वायर है ना उसके बैक साइड में हम आ चुके हैं। और देख लो ठीक 1 घंटा और लगेगा अभी अंधेरा होने में। आज के तारीखों में 9:30 बजे अंधेरा होता है यहाँ पे। हिस्ट्री ऑफ रशिया, अच्छा अभी शो हो रहा है। हाँ 1964 में ये भाई साहब आए थे, फिर 1986 में ये भाई साहब आए थे। इस तरीके से हिस्ट्री चल रही है यहाँ पे इस इंफ्रास्ट्रक्चर में। अच्छा बनाया ना, मस्त। उसी के रेड स्क्वायर के पीछे ऐसा बना दिया इन्होंने, पब्लिक फुल एंजॉय कर रही है और सीखने भी मिलता है। सही है, ऐसा होना भी चाहिए हर सिटी में या फिर हर देश में एटलीस्ट, ताकि के हिस्ट्री जानने मिले लोगों को। Same here. What's your name? Nastya. What's your name? Irina. What's your name? Pratik. Pratik. Yeah, Pratik. Nice to meet you. Same here. You're from Moscow? No, Yaroslav. Huh? It is 3 hours. 3 hours from Moscow? अच्छा. Yaroslav is also a touristical. अच्छा, touristical city. Yaroslav. Yes. अच्छा. We are waiting for you there. Okay. Definitely, I will definitely plan. Okay. I will try to visit Yaroslav. We are waiting. इन्होंने बताया कि बहुत अच्छी सिटी है और हिस्ट्री भी है। Yes. अच्छा, हिस्ट्री भी है इन्होंने कहा अभी, तो काफ़ी चीज़ें हैं देखने लायक। ज़रूर अपन प्लान करेंगे। I will plan. Okay. Irina. До свидания. I had a friend from India. अच्छा, once. in your city? Yes, long ago, years ago, I was in 2nd grade Okay. and I forgot his name. But Acha. How old are you? What do you think? 20, 25 maybe? 33. 33? Yeah. You don't How- look like 33. Thank you. How old are you? I am 21. 21. अरे डिक्की, इधर तो चूना लग गया रे, क्योंकि उधर 500 का खाया आइसक्रीम, वो पिस्ताशियो वाला। इधर मैं आपको रेट दिखाता हूँ, सारों का ही 400 है, जितने भी है ना पिस्ताशियो का भी 400 ही है। मतलब यार उधर जो है पिस्ताशियो का 500 था, 100 ज़्यादा दे दिया मैंने, 130 रुपया ज़्यादा लग गए मेरे। लेकिन हाँ, उससे ज़्यादा दुख इस बात का है कि भाई अभी माइक हटाना पड़ा, बिकॉज अभी जस्ट मैंने नोटिस करा है कि भाई माइक के वायर में कुछ गड़बड़ हो गई।
जिसके कारण कभी म्यूट हो जा रहा है, कभी खरखर खरखर आवाज़ आ रहा है, और इसके कारण कुछ क्लिप्स हटाने पड़ेंगे। इतने अच्छे कॉन्वर्सेशन चल रहे थे मेरे लोकल्स के साथ वगैरह, तो वो हटाना पड़ेगा। तो यार माइक का तो कुछ करना पड़ेगा, ख़राब हो गया यार। चलो तो माइक का देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जाते जाते सिटी साइट सीइंग वाली बस दिख गई, तो इसकी भी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि भाई साहब भीड़ नहीं मिलेगी आपको, खाली मिलेगी लगभग। पता है क्यों? ये रेट्स बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे। मतलब अमूमन ये जो बसेस होती है ना, बिग बसेस जो अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग शहरों में वो सिटी टूर कराती है, उसके चार्जेस इतने नहीं होते जितने यहाँ पे है। 4,400 रूबल, यानी कि इंडियन करेंसी में 5,000 के ऊपर हो गए, और वो भी एक दिन का, एंड दैट टू सिर्फ एक लाइन का, सिंगल रूट रेड लाइन का। ऐसा भी नहीं कि मल्टीपल लाइन या फिर मल्टीपल डे का है, ऐसा नहीं है। तो मेरे हिसाब से 5,000 के ऊपर ये ऐसी बिग बस वगैरह टिकट थोड़ी सी एक्सपेंसिव है अमूमन दूसरे शहरों में, फिर चाहे यूरोप बोलो वगैरह। हाँ, यूएसए में थोड़ी एक्सपेंसिव है मैं मानता हूँ, बट यूरोप वगैरह या फिर दूसरी कोई भी एशियन कंट्रीज़ में ले लो, इतनी महंगी नहीं होती है। in Ukraine conflict. द रशियन पीपल हु इन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। They are from the army. अच्छा, आर्मी पीपल राइट? Yeah. वो जो वॉर के कारण जो शहीद हुए ना रशिया में, ये जो यूक्रेन के साथ जो चल रहा है, उनकी याद में सारे सब इन्होंने फ़ोटोज़ वगैरह कैंडल वगैरह जलाते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे फ़ोटोज़ हैं, इनफैक्ट आप देख ही सकते हो। वही बात है भैया कि जंगों से कभी किसी का भला नहीं होता, मतलब एट लास्ट जंग से नुकसान ही होता है, स्पेशली ह्यूमन लाइफ का, जो कि अमूल्य चीज़ होती है। ह्यूमन लाइफ ही नहीं, मतलब एनिमल लाइफ भी इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों सिर्फ ह्यूमन लाइफ की बात करूँ, तो जंग से इतनी ह्यूमन लाइफ जाती है, और दुनिया भर में इतनी जंगें चल रही है, पता नहीं अपने फ़ायदे के लिए। आम इंसान जब मरता है ना, उससे बुरी चीज़ और कुछ हो ही नहीं सकती। हाँ, मानता हूँ कि कभी कभी जंगें होना लाजमी भी होती है, मतलब वो जस्टिफाइड भी होती है करना, बिकॉज कुछ मन बुद्धि लोगों के दिमाग में घुसाया जाता है कि आप जितना ऐसा दहशतगर्द फैलाओगे तो आपको उतना बेनिफिट मिलेगा ऊपर जाके। तो यार सबसे पहली बात, आपको एक ब्लेसिंग मिली है कि आपको ह्यूमन लाइफ मिली है, बावजूद उसके आप दिमाग नहीं लगा रहे हो कि भाई आपका हक ही नहीं बनता है किसी की लाइफ लेना। यार छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं यार काफ़ी देशों में, तो मतलब क्या बोलूँ, जब एक आम इंसान जिसकी कोई गलती नहीं है, जब उसकी जान जाती है ना, इसका मतलब इंसानियत की जान जा रही है, इंसानियत ख़त्म हो रही है। और 2026 में हम यही देख रहे हैं कि दुनिया भर में काफ़ी जगह ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें आम आदमी ही भुगत रहा है। तो वही बात है। खैर, अभी कुछ वैसी चीज़ दिख गई जिसके कारण ये टॉपिक निकल रहा था। दिमाग में ये सब हेट वगैरह मत रखो, खुश रहो, खुशियाँ फैलाओ और पॉजिटिव रहो, पीसफुल लाइफ के लिए आगे बढ़ो, मेहनत करो, बस वही बात है। उम्मीद करता हूँ यह एपिसोड आपको काफ़ी पसंद आया होगा, बिकॉज ये एपिसोड यहीं पे अंत कर रहा हूँ। और जैसे ये बातें कर रहा था, हर जगह लाइटिंगें लग गई, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। बस यही कह रहा था कि ये एपिसोड उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आया होगा, जो कि सेकंड एपिसोड जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी रिगार्डिंग दोनों टाइप ऑफ वीज़ा, डिपोर्टेशन से कैसे आप बच सकते हो, साथ ही साथ रेड स्क्वायर का अनुभव कराया, जो सेंट बेसिल कैथेड्रल चर्च है उसका हिस्ट्री बताया, और जो भी वाइब्स थी वो आपके साथ मैंने शेयर करी। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस एपिसोड, सेकंड एपिसोड। टिल एंड लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में, जो कि होगा एपिसोड नंबर 3 ऑफ दिस ब्यूटीफुल रशिया सीरीज। टेक केयर, बाय बाय।